नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डोसा क्लासेज पर। आज अपन साइंस के अंदर एक बहुत ही शानदार टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दर्पण। दर्पण से पहले प्रकाश कंप्लीट हो गया था, इसके बारे में बेसिक चर्चा और गुण सब कुछ पढ़ लिए थे प्रकाश के बारे में। अब हम पढ़ेंगे दर्पण। दर्पण को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण, पहले दर्पण की परिभाषा पढ़ेंगे, फिर दर्पण के प्रकार पढ़ेंगे, दर्पण कितने प्रकार का होता है, फिर दर्पण से बिंब से प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं दर्पण यानी मिरर। दर्पण किसे कहते हैं, परिभाषा लिखते हैं सबसे पहले इसकी। तो समझते हैं पहले, कोई कांच है, कांच के अगर एक तरफ किसी परावर्तक पदार्थ लेंगे, चांदी या निकेल, चांदी या निकेल क्या होता है? परावर्तक पदार्थ। उसके लवण की पॉलिश कर देंगे एक तरफ, कांच के जैसे कांच है और इसकी इस तरफ हमने पॉलिश कर दी चांदी और निकेल के लवण की, तो प्रकाश किरण आएगी वो यहाँ से टकराकर वापस चली जाएगी। तो अब हम लिखते हैं परिभाषा। दर्पण, दर्पण किसी कांच के टुकड़े पर, छोटी सी परिभाषा है, किसी कांच के टुकड़े पर, किसी कांच के टुकड़े पर किसी कांच के टुकड़े के एक भाग पर, ऐसे लिखते हैं, किसी कांच के टुकड़े के एक तरफ, लिख दो जाए, एक तरफ परावर्तक पदार्थ, किसी कांच के टुकड़े की एक तरफ परावर्तक पदार्थ। परावर्तक पदार्थ कौन सा होगा? इसको लिख देंगे अपन, चांदी या निकल के लवण। किसी कांच के टुकड़े के एक तरफ चांदी या निकेल के लवण की पॉलिश कर देंगे, पॉलिश करने पर प्राप्त संरचना दर्पण कहलाती है। कोई कांच का टुकड़ा लिया और उसके एक तरफ हमने किसकी पॉलिश की? चांदी और निकेल के लवण की, परावर्तक पदार्थ है। पॉलिश करने पर जो संरचना प्राप्त होती है परावर्तक पदार्थ की, उसको दर्पण बोलते हैं। तो एक बार इस परिभाषा को लिखेंगे। तो परिभाषा लिख लिया हमने। अब दर्पण के प्रकार पढ़ते हैं। दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला है समतल दर्पण, दूसरा है गोलीय दर्पण।
दर्पण की परिभाषा पढ़ ली हमने। दर्पण दो प्रकार का होता है। अब एक एक करके दर्पण के दोनों प्रकारों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो अब पहले हेडिंग लगाएंगे समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो समतल दर्पण के बारे में पढ़ना है। तो समतल दर्पण, तो इसको कंप्लीट करेंगे एक बार। अब हमने लिखा दर्पण का पहला प्रकार समतल दर्पण। समतल दर्पण के अंदर क्या होता है कि ये मतलब सीधा होता है एक तरीके से। तो समतल दर्पण की परिभाषा हो जाएगी, इसकी तो फोकस दूरी अनंत होगी और परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा, समतल होगा। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, समतल दर्पण वह दर्पण होता है, समतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ सीधा होता है यानी समतल होता है। समतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। समतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है तथा फोकस दूरी अनंत होती है, तथा फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होता है समतल दर्पण में, जैसे ये मान लो समतल दर्पण है, इसकी एक तरफ हमने पॉलिश कर दी। पॉलिश किसकी की है, चांदी का लोहा मान लो या फिर उसका निकल का मान लो, परावर्तक पदार्थ की है। यहाँ पर कोई हमने वस्तु रखी है, तो इसके अंदर क्या होता है समतल दर्पण में प्रतिबिंब इतनी ही दूरी पर जितनी दूरी पर बिंब है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब दिखेगा। ये मानो यू दूरी पर है, तो ये P है और प्रतिबिंब हो जाएगा इसका इतनी ही दूरी पर लगभग V मान लिया इसको, ये हो गया इसके बराबर बनेगा, मतलब ये हो जाएगा P डैश, ये हो गया मिरर। समतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, समतल और फोकस दूरी अनंत। ये हो गया समतल दर्पण। अब समतल दर्पण के बाद में अपन पढ़ते हैं समतल दर्पण के गुण। एक बार इसको लिख लेंगे, गुण या विशेषता बोल दो इसको, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता बोल दो या गुण। तो इसके आगे स्टार्ट करते हैं अपन। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता, से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं होती है उनको एक एक करके पढ़ते हैं। इनको अच्छी तरह से एक बार क्लियर कर लेंगे।
समतल दर्पण की विशेषता है इम्पोर्टेंट है। तो इसके अंदर पहली विशेषता है समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा। एक तो आभासी होगा और एक काल्पनिक होगा। तो इसको लिखेंगे समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब, समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक में काल्पनिक, आभासी और काल्पनिक, आभासी व काल्पनिक होगा। समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी व काल्पनिक। इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे, आभासी और काल्पनिक होगा। समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और काल्पनिक होगा। फिर इसका सेकंड पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या होता है, पार्श्व परिवर्तन का गुण पाया जाता है। जैसे मानो ये एक समतल दर्पण है, इसके अंदर जैसे ये कोई पी वस्तु है, तो ये हमें कैसे दिखाई देगी, मिरर के अंदर क्यू की तरफ से। इसका बायां भाग दाएं तरफ दिखाई देगा और दायां भाग बाएं तरफ। जैसे बिंब है, बिंब का ये पी है तो ये क्यू की तरफ दिखाई दे रहे, क्यू की तरह दिखाई दे रहे है प्रतिबिंब के अंदर, और बिंब में पी है और प्रतिबिंब में क्यू की तरह दिखाई दे रही है। तो ये होता है पार्श्व परिवर्तन का गुण। तो इसको लिखेंगे समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन का गुण पाया जाता है। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब में क्या होता है, पार्श्व परिवर्तन का गुण पाया जाता है। अर्थात वस्तु का पार्श्व परिवर्तन के अंदर क्या होगा, वस्तु मान लो, या जैसे लिखते हैं बिंब, बिंब का बायां भाग प्रतिबिंब में कैसा दिखाई देगा, दायां दिखाई देगा, तथा दायां भाग बिंब का दायां भाग प्रतिबिंब में समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन का गुण पाया जाता है। अब ये देख लो पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं, इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। पार्श्व परिवर्तन में क्या होता है कि बिंब का बायां भाग प्रतिबिंब में दाएं दिखाई देगा, तथा बिंब का दायां भाग, ये बायां भाग दाएं दिखाई दे रहा है तो दायां भाग कैसा दिखाई देगा, बायां दिखाई देगा। ये हमने चित्र से समझ लिया। ये पी है, ये क्यू की तरह दिखाई दे रहा है। जैसे अपन मिरर के आगे मार कर लेकर ऐसे खड़े हैं तो ये हमें प्रतिबिंब में इस तरफ दिखाई देगा, ऐसे अपनी तरफ झांकता हुआ इस तरफ। तो इसको एक बार लिख लेंगे दोनों गुणों को, इसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। फिर
तीसरा गुण है इसका, समतल दर्पण में क्या होता है, जितनी दूरी पर बिंब रखा होगा उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब हमें दिखाई देगा। जैसे हम मिरर के आगे खड़ा होते हैं तो अपन इतनी दूरी पर है, जैसे मान लो 5 फुट दूरी पर खड़े हैं तो अपन को कांच के अंदर 5 फुट दूरी पर अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो इसको लिखेंगे समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब, बिंब से उतनी दूरी पर दिखाई देगा। बिंब मतलब दर्पण से समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर दिखाई देगा। जितना कि बिंब दर्पण से दूर स्थित है। बिंब दर्पण से दूर स्थित है। समझेंगे, मतलब जैसे मिरर है, तो हमने सबसे पहले पढ़ा था जितनी दूरी पर ये है, ये यू दूरी पर है, तो इतनी ही दूरी पर यहाँ पर हमें प्रतिबिंब दिखाई देगा। यू मत मानो, मतलब इसको डी मान लेते हैं, यानी 5 मीटर कुछ ऐसे मानो, तो इसको हमने डी माना। ये पी है और ये हो जाएगा पी डैश हो जाएगा। ये भी कितनी दूरी पर स्थित होगा, डी पर। जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा जाता है उतनी ही दूरी पर हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है। दर्पण जितनी दूरी पर, दर्पण के सामने बिंब जितनी दूरी पर होगा प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर दिखाई देगा। चौथा पॉइंट पढ़ते हैं इसके आगे। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब जितना बिंब का आकार होगा, जितना बिंब की मोटाई होगी उतना ही दिखाई देगा। तो समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब उतना ही मतलब मोटा होगा जितना कि बिंब है। तो इसको लिखेंगे समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आकार व आकृति में उतना ही होता है, लगभग उतना ही होगा जितना कि मतलब बिंब और प्रतिबिंब दोनों समान दिखाई देंगे। जैसे कोई वस्तु है, वो हमें ये मार्कर है, ये दर्पण के सामने अपन इसको ऐसे रखते हैं तो इसका जितना का जितना है उसके अंदर हमें दिखाई देगा दर्पण में, इससे छोटा बड़ा दिखाई नहीं देगा, समतल दर्पण के अंदर होता है। तो अपने 4 गुण हो गए थे और 4 विशेषताएं हो गई थी
समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की अब अपन 5 विशेषता पढ़ते हैं। 5वीं क्या है? h ऊंचाई की, h ऊंचाई की वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए h ऊंचाई की वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए h ऊंचाई की वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए हमें कम से कम h ऊंचाई की वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए हमें कम से कम h/2 h/2 दर्पण की हाइट लेनी पड़ेगी। ऊंचाई का दर्पण लेना यानी h/2 ऊंचाई का दर्पण होना आवश्यक है। यदि वस्तु की ऊंचाई h है तो उसका हमें संपूर्ण प्रतिबिंब देखना है दर्पण के अंदर, तो दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? दर्पण की ऊंचाई कम से कम h/2 होनी चाहिए। जैसे 10 मीटर की कोई वस्तु है, यानी 10 मीटर की वस्तु है और प्रतिबिंब उसका अपन दर्पण के सामने, दर्पण में उसका प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, तो दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? कम से कम 5 मीटर होनी चाहिए। 5 से कम होगा तो फिर चलेगा नहीं। वैसे तो वस्तु की ऊंचाई कितनी, वो दर्पण की ऊंचाई h/2 होगी। वस्तु की ऊंचाई h है तो दर्पण की h/2 होगी, तब उसका संपूर्ण प्रतिबिंब हमें दिखाई देगा। ये हो गए 5 पॉइंट इसके। अब छठा पॉइंट भी पढ़ लेते एक बार। छठा है, यदि कोई वस्तु विवेग से गति कर रही है और उसको अपन दर्पण के सामने गति करा रहे हैं, तो दर्पण के अंदर वो कितने वेग से गति करती हुई दिखाई देगी? हमें 2 वेग से गति करती हुई दिखाई देगी। तो लिखते हैं इसको, यदि कोई वस्तु दर्पण के सामने विवेग से गति कर रही है, विवेग से गति कर रही है, कोई वस्तु है जो दर्पण के सामने विवेग से गति कर रही है, तो प्रतिबिंब में 2v वेग से गति करती हुई दिखाई देगी। कोई वस्तु है जो विवेग से गति कर रही है तो दर्पण के अंदर 2 विवेग से गति करेगी। ये अपन ने दर्पण के समतल दर्पण में से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं पढ़ ली। 5-6 विशेषताएं, इनको एक बार ध्यान से पढ़ लेना और याद कर लेना, परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। पहली विशेषता थी कि काल्पनिक और आभासी होगा, काल्पनिक और आभासी। फिर सेकंड थी पार्श्व परिवर्तन का गुण पाया जाता है, वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बाएं तरफ और बायां भाग दाएं तरफ दिखाई देगा। तीसरी थी कि जितनी दूरी पर दर्पण से जितनी दूरी पर बिंब रखा होगा उतनी ही दूरी पर हमें दर्पण के अंदर प्रतिबिंब दिखाई देगा। और ये हो गई 3। और चौथी थी समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का आकार व आकृति उतनी ही होती है जितनी बिंब की होती है। फिर अपन ने 5वीं लिखी
कि h ऊंचाई की कोई वस्तु है, उसका हमको संपूर्ण प्रतिबिंब देखना है, तो दर्पण की ऊंचाई कम से कम कितनी होनी चाहिए, h/2 होनी चाहिए, तब हमें वह वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। यदि कोई मानव वस्तु है जो दर्पण के सामने v वेग से गति कर रही है, तो हमें दर्पण के अंदर उस वस्तु का वेग, उसका प्रतिबिंब कितना दिखाई देगा, 2v वेग से गति करता हुआ दिखाई देगा। तो ये खत्म होते हैं यहीं पर प्रतिबिंब की विशेषताएं, समतल दर्पण के अंदर बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, इसको हम पढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। समतल दर्पण से बनने वाले समतल प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ेंगे अब अपन समतल दर्पण के अंदर। समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, हेडिंग लगा लेंगे एक बार। समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, इसको चित्र से समझते हैं एक बार। मानो एक कोई बिंदुवत प्रकाश स्रोत है P बिंदुवत प्रकाश स्रोत हमने मान लिया, और यहाँ पर ये कोई दर्पण अपन ने मान लिया, समतल दर्पण है, इसका नाम दे दिया अपन ने A, ये हो गया B। इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, प्रकाश बिंदुवत प्रकाश स्रोत को, ये P है, बिंदुवत प्रकाश स्रोत है, ये हो गया समतल दर्पण। अब इसका हमें प्रतिबिंब का निर्माण करना है। समतल दर्पण के अंदर ये बिंब हो गया, बिंब के प्रतिबिंब का निर्माण करना है। बिंदुवत प्रकाश स्रोत है, तो इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए अपन को इसके तो एक तरफ पॉलिश कर देते हैं। प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब कैसे बनेगा, जब इससे कम से कम 2 प्रकाश की किरणें आपतित होंगी। तो 2 प्रकाश की किरणें आई ऐसे, एक ये आ गई और एक ये आ गई। इसको थोड़ा सीधा बनाएंगे, है ना। ये प्रकाश की किरणें इधर आ रही है वस्तु पर गिरकर। अब ये परावर्तन के पश्चात इधर चली जाएगी, ये किरण इधर गई, ये किरण इधर गई, P से आई, Q दे देंगे इसको नाम, इसको R दे देंगे, इसको दे दिया हमने S, और इसको दे दिया T। यहाँ से हम देख रहे हैं, मतलब यहाँ हमारा नेत्र है। ये कोई वस्तु है, इसका अपन को प्रतिबिंब देखना है। ये समतल दर्पण हो गया, यहाँ से 2 किरण हमने आपतित की, ये परावर्तन होगा यहाँ पर समतल दर्पण पर, और ये वापस से इधर चली जाएगी। तो यहाँ से जब हम देखते हैं, इधर से देखेंगे तो ये हमें इस तरफ से नीचे से आती हुई दिखाई देगी, लगभग यहाँ से। तो इनको पीछे की तरफ लेंगे ऐसे। P' हो गया, ये P है, इसका प्रतिबिंब हमें कहाँ पर दिखाई, नीचे की तरफ दे रहा है P'। तो एक बार वापस से समझेंगे चित्र को। ये कोई बिंदुवत प्रकाश स्रोत है, ये हो गया समतल दर्पण। तो ये प्रकाश स्रोत बिंदुवत है, इसका अपन को प्रतिबिंब देखना है।
तो इससे अपन दो किरणें आएंगी, दो किरण आकर परावर्तक सतह से टकराएगी समतल दर्पण से और परावर्तन के पश्चात इधर चली गई। यहाँ से अपन इसको देख रहे हैं इधर से, तो देखेंगे तब ये यहाँ से हमें आती हुई प्रतीत होंगी, नीचे एक तरफ से आती हुई प्रतीत होगी। ये हो जाएगा इसका चित्र। तो एक बार इस चित्र को बना लेंगे, फिर इसके बाद अपन चित्र के आधार पर ही दो चार लाइन है उसको लिखेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट भी परीक्षा की दृष्टि से, इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे एक बार। ये बिंदु P है और इसका प्रतिबिंब बनाना है वो समतल दर्पण के अंदर। तो क्या होता है कि इससे दो प्रकाश किरणें आपतित होगी, दो प्रकाश किरणें समतल दर्पण पर टकराएगी इसकी सतह से और परावर्तन होगा इनका, तो ये इस तरफ जब चली जाएगी। पर अपन जब यहाँ से देखेंगे इनको तो ये नीचे से आती हुई प्रतीत होगी, यहाँ पर इतनी ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब दिखाई दे जाएगा। ये क्या है इसका प्रतिबिंब। तो ये हो गया समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। अपन को चित्र को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है और चित्र के आधार पर ही अपन अब लिखेंगे। तो एक बार इस चित्र को बना लेंगे। वो इसको मतलब नाम वो तो अपन कुछ भी दे दे उसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको R दे देते हैं ऐसे PQR, और ये हो जाएगा S और ये हो जाएगा T ऐसे। वो तो कोई दिक्कत नहीं, नाम कुछ भी दे देना, उसके आधार पर अपन को लैंग्वेज लिखनी है। तो ये हो गया बिंदु P से आई प्रकाश किरणें, परावर्तन हुआ और इधर चली गई। यहाँ से अपन देखा तो प्रतिबिंब हमें वहाँ पर दिखाई दिया। जितनी दूरी पर ये होगा उतनी ही दूरी पर हमें प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो अब अपन इसकी लैंग्वेज लिखते हैं। ये हो जाएगा बिंब, ये हो जाएगा इसका प्रतिबिंब, और ये हो गया समतल दर्पण। ये बिंब हो गया, इसके प्रतिबिंब, ये समतल दर्पण। चित्र बना लिया, तो अब इसके आगे स्टार्ट करते हैं। चित्र के आधार पर ही अपन लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यदि कोई बिंदुवत प्रकाश स्रोत P स्थित है दर्पण के सामने, यदि कोई बिंदुवत प्रकाश स्रोत P दर्पण के सामने स्थित है, इसको ऐसे लिखेंगे, सॉरी एक बार, मतलब बिंदुवत वस्तु लिखेंगे। बिंदुवत वस्तु कहाँ पर स्थित है? यदि कोई बिंदुवत वस्तु बिंदु P पर स्थित है। वस्तु कैसी है? हमें बिंदु के रूप में है वस्तु, P पर स्थित है। अब इसका प्रतिबिंब देखेंगे हम। ये कोई बिंदुवत वस्तु मानी अपन ने, तो इसके लिए अपन ने ये क्या किया, AB दर्पण। अपन लिख रहे हैं इस चित्र के बारे में लिख रहे हैं, मतलब क्या चित्र है, इसको अपन थोड़ा हिंदी के रूप में लिखते हैं। तो यदि कोई बिंदुवत वस्तु, ये कोई बिंदुवत वस्तु है, ये बिंदुवत वस्तु P पर स्थित है। यहाँ पर कोई बिंदुवत वस्तु P पर स्थित है ना।
P पर स्थित हो तथा इस वस्तु के सामने एक समतल दर्पण अपन इसका प्रतिबिंब देखना है अपन को, तो इसके अंदर समतल दर्पण में पड़ रहे हैं प्रतिबिंब का निर्माण। तो ये बिंदुवत वस्तु है और इसका प्रतिबिंब देखना है समतल दर्पण के अंदर। ये समतल दर्पण रखा अपन ने, तो इसका बिंब का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। बिंदुवत वस्तु समतल दर्पण रखा जाता है, रखा हो तो यदि कोई बिंदुवत वस्तु बिंदु P पर स्थित हो और इस वस्तु के सामने समतल दर्पण A भी रखा हो, तो इस वस्तु का, तो इस लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो किरणों को, कम से कम दो किरणें बिंदु P से दो किरणें आएगी, कम से कम दो किरणें बिंदु P से आपतित होगी। यहाँ से ये दो किरण आ रही है जो ए बी समतल दर्पण पर, ये किरणें होगी। ये किरणें मतलब कौन कौन सी होगी ये किरण, इस यहाँ पर लिख देंगे नाम। ये किरण पी क्यू व पी एस है। समतल दर्पण पर आ गए दो किरण पी क्यू और पी एस। ये किरण पी क्यू और पी एस समतल दर्पण पर यानी समतल दर्पण पर परावर्तन के पश्चात, ये या इसको हटाएंगे, सॉरी एक मिनट, ये डायरेक्ट लिख देंगे। ये किरणें पी क्यू और पी एस परावर्तन के पश्चात, ऐसे लिखेंगे सरल, परावर्तन के पश्चात किधर चली जाएगी, क्यू आर व एस टी, क्यू आर व एस टी दिशा में चली जाएगी। जब हम इनको देखते हैं, जब ये किरणें हमारी आंखों पर पहुंचती है, ये किरणें हमारी आंखों पर पहुंचती है, ये किरणें यहाँ पर परावर्तन हुई। परावर्तन के पश्चात ही ये किरण तो क्यू आर में चली जाए, क्यू आर दिशा में ये हो जाएगी एस टी। यहाँ से अपन अब इनको देख रहे हैं और ये किरणें हमारी आंखों के अंदर पहुँचती है, आंखों पर पहुँचती है। तो जब हम इनको देखते हैं तो ये क्यू डैश वो पी डैश दिशा से आती हुई प्रतीत होती है हमें। तो ये किरणें, तो ये किरणें मतलब ये है ना, P से Q आ रही है ये किरण जब क्यू आर दिशा में जाएगी तो ये कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, P डैश Q से। तो ये किरण P डैश से आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है और यहाँ पर हमें प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। और P डैश पर वस्तु का
यहाँ पर लिख लेंगे वस्तु का प्रतिबिंब। प्राप्त होता है। लैंग्वेज को मतलब इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। क्या होता है, ये एक समतल दर्पण होता है ए बी। यहाँ पर कोई बिंदुवत प्रकाश स्रोत वो मतलब बिंदु P पर बिंदुवत वस्तु रखी जाती है बिंब। तो यहाँ से दो किरणें आपतित होंगी, समतल दर्पण पर आएगी। ए बी समतल दर्पण है। यहाँ से पहली किरण आई PQ और दूसरी किरण आई PS, जो यह भी ऐसे लिखा है अपन ने, बिंदु P पर स्थित है कोई बिंदुवत प्रकाश स्रोत जो वस्तु के सामने समतल दर्पण ए बी रखा हुआ है। तो इस वस्तु से प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो किरणें बिंब से आपतित होंगी। तो ये किरणें कौन कौन सी हो गई, एक तो PQ हो गई और एक PS हो गई। ये PQ ये PS ऐसे कैसे अपन ने लिखा है। ये परावर्तन के पश्चात QR और ST दिशा में चली जाएगी, जो हमारे नेत्रों पर गिरती है तब आंखों पर पहुंचती है। जब हम यहाँ से देखते हैं तो ये हमें प्रतिबिंब वस्तु का यहाँ पर दिखाई देता है। ये प्रतिबिंब वस्तु का बन जाता है। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। इसके बाद मिलते हैं कल फिर से एक शानदार टॉपिक। ये समतल दर्पण ख़त्म होता है यहाँ पर, अब आएगा गोलीय दर्पण। फिर गोलीय दर्पण से अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। ये इतना मतलब इसके अंदर तो यही इम्पोर्टेंट है। इस चित्र को अच्छी तरह से क्लियर कर लेना, चित्र के आधार पर फिर अपन लिख देंगे। चित्र के आधार पर लिखा है, इसको मतलब रटना नहीं है। कहीं लेकर रटने बैठ जाए तो ये रटा नहीं जाएगा। और फिर गोलीय दर्पण आएगा। गोलीय दर्पण के अंदर जो भी होगा वो अपन कल पढ़ेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अपन क्लास को ख़त्म करने से पहले एक बार मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हो तो लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो और बताओ। निःशुल्क क्लास चल रही है, लाइव चलती है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।